हम्म। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एज फॉर टेक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, या सिंपल कहिए कंक्रीट। वैसे कंक्रीट स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, कंक्रीट पहले ही स्टार्ट हो गई थी एक तरीके से। जब हमने सीमेंट स्टार्ट किया था तो इन द सेंस कंक्रीट ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो कंक्रीट बेसिकली क्या होता है? इट इज फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट और प्लस कुछ इसमें बाइंडिंग मटेरियल हम लोग मिला देते हैं एंड प्लस वाटर। और इन सबको मिला देने से जो हमें हार्ड मास मिलता है उसी को हमने क्या बोला था? कंक्रीट बोला था, है ना। और इसी कंक्रीट में अगर हम लोग कुछ रीइंफोर्समेंट और मिला देते तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। वॉल्यूम लो है, ठीक है। वॉल्यूम भी लो है और स्क्रीन पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या गड़बड़ है? ये क्या गड़बड़ है? पहले तो आवाज बताइए, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? अब स्टार्ट हुआ, चलिए। अभी बताइए जल्दी से, पहले तो वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? हम्म, ठीक है। वॉइस भी ठीक है, ओके। तो यार देखो, आज हम लोग क्या है, अब कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। और कंक्रीट स्टार्ट क्या करेंगे, एक तरीके से कंक्रीट हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर लिया था। जब हम लोगों ने सीमेंट पढ़ा था तो बेसिकली एक तरीके से हम लोग कंक्रीट ही स्टार्ट कर चुके थे। तो कंक्रीट क्या होता है, पहली बात तो याद रखिएगा कि 90% कंक्रीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 90% चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं कंक्रीट में, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, रिवाइज करवाना है। क्या करना है? रिवाइज करवाना है, ठीक है। तो कंक्रीट क्या होता है आप एक पहले से जानते हैं, कुछ फाइन एग्रीगेट होते हैं, कुछ कोर्स एग्रीगेट होते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट मतलब बड़े पार्टिकल। ये जब बड़े पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, वॉइड्स होते हैं। उन वॉइड्स को कौन भर देता है? फाइन पार्टिकल भर देते हैं, ठीक है। इन वॉइड्स को कौन भर देता है? फाइन पार्टिकल्स इन वॉइड्स को भर देते हैं। और हमें कुछ चाहिए था बाइंडिंग मेटेरियल, जो जो इनको क्या करके रखता है? बांध कर रखता है। तो बाइंडिंग मेटेरियल क्या होगा? इनको एक जगह पर ग्लू का काम करेगा, इनको बांध के रखेगा। और इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है? एक सॉलिड मास मिल जाता है, हार्ड मास मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। अब आपको ये भी बताया गया था कि मान लीजिए एक ये सॉलिड पार्ट है और एक ये दूसरा सॉलिड है, और इनके बीच में यहाँ पर ये कुछ फाइन पार्टिकल है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको सीमेंट के थ्रू बाइंड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या दिख रहा है? सॉलिड सा दिख रहा है। अगर मैं इस पर कंप्रेशन फोर्स लगाऊंगा तो ये स्ट्रांग है, क्योंकि कंप्रेशन में इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रश करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पर क्या करता हूं,
फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, फोर्सेस की डायरेक्शन क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, तो दोनों में फर्क समझिए, फर्क केवल इतना सा है कि, और यही फर्क सबसे बड़ा है कि इस वाले केस में अगर फेलियर होगी तो उसके लिए ये जो एग्रीगेट्स हैं, इन एग्रीगेट्स को क्रश होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रश होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स। बेसिकली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स। बेसिकली समझ रहे हो, ये एग्रीगेट्स जितने स्ट्रांग होंगे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इस बॉन्ड से कोई खास फर्क वहां पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस पर टेंशन लगाता हूं तो टेंशन के केस में क्या होना है, केवल इन एग्रीगेट को एक दूसरे से दूर जाना है, इनको टूटना नहीं है। इन एग्रीगेट्स को क्या होना है, बस एक दूसरे से दूर जाना है इस तरह से। तो कौन टूटा, बॉन्ड। कौन टूटा, बॉन्ड। इसका मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इट इज ड्यू टू दिस बॉन्ड, जो किसकी वजह से था, बाइंडिंग मटेरियल की वजह से था। बात समझ में आ गई। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में इसका मैकेनिज्म अलग है, कंप्रेशन में इसका मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर रीइंफोर्स कर देते हैं। रीइंफोर्स करने से क्या होगा कि हमने यहां पर कुछ मान लीजिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन ले लेगा, ये ले लेगा, है ना, ये ले लेगा। इतना सब आपको ऑलरेडी आता है। फिर मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, जब पहले से आता है तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक एग्रीगेट पर और दूसरा बाइंडिंग मेटेरियल पर। तो बाइंडिंग मटेरियल, किल्विस इसका मतलब तुमने पुरानी मेरी आरसीसी की क्लासेस नहीं देखी। आरसीसी जब मैंने स्टार्ट किया होगा फर्स्ट टाइम तो मैंने वहां पर ये इंट्रोडक्शन में बताया होगा इसका। तो बाइंडिंग मेटल बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे सीमेंट, जैसे लाइम, और सिंधु घाटी सभ्यता में एस्फाल्ट को भी एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते थे। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली कंक्रीट पढ़ते हैं वो सीमेंट कंक्रीट होती है, क्योंकि सीमेंट को एज ए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइंडिंग मेटेरियल यूज करते हैं। तो सीमेंट वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो हमने सीमेंट पढ़ा वो भी बेसिकली क्या था, कंक्रीट का ही पार्ट था। नाउ अब दूसरी चीज क्या हमने बताई, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स, और ये भी देखिए जो एग्रीगेट्स हैं बेसिकली मेन बल्क कौन बना रहे हैं, ये एग्रीगेट्स बना रहे हैं। और एग्रीगेट क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है जो कि बहुत सस्ता होता है। सोचो अगर ये एग्रीगेट्स भी अगर हम लैब में ही बनाने लगे तो कितना कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्रीगेट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे कोर्स एग्रीगेट हो चाहे फाइन एग्रीगेट हो। ये बेसिकली क्या है, एक पूरा बल्क, पूरा जो मेन वॉल्यूम है ये एग्रीगेट से तैयार करते हैं। हमें केवल क्या है, बाइंडिंग मेटल रीइंफोर्समेंट की टेंशन लेनी होती है। इसीलिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस समय हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस समय लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, थ्योरी के टाइम पर थ्योरी एक बार पढ़ डालो, उसके बाद फटाफट जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सको उतना सही रहता है। उसी से सही पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि क्या हमें याद करना है और क्या हमें याद नहीं करना है। ठीक है, क्या हमें याद करना है और क्या हमें याद नहीं करना है। अब क्योंकि एग्रीगेट से फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में क्या एक आध क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते हुए चलेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी के लिए वैलिड रहता है, हर टॉपिक के लिए। नाउ आरसीसी के नोट्स चलो मैं वो देख लूंगा। एग्रीगेट्स आर दी मटेरियल्स बेसिकली यूज्ड एज फिलर्स विद बाइंडिंग मेटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। तो एग्रीगेट्स क्या है, दे आर बेसिकली फिलर्स, क्योंकि वो पूरा बल्क तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, मोर्टार और कंक्रीट में जिसको यूज करते हैं, मोर्टार में क्या यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट, और कंक्रीट में कोर्स और फाइन दोनों। हाँ, और एक फाइनर मॉड्यूलस का भी क्वेश्चन आता है, मैं सब बताता जाऊंगा, जहां जहां पे क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता जाऊंगा। दे गिव बॉडी टू द कंक्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। 70 से 80% क्या होता है, आपके एग्रीगेट्स ही होते हैं। अब आप एग्रीगेट्स को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हो,
जैसे सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन, तो आपके एग्रीगेट जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एग्रीगेट जो रिवर साइड वगैरह से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जैसे आप क्या कर सकते हो, ब्रिक है, तो जो पक्की वाली झामा ब्रिक होती है, ठीक है, या आप ईंटों को तोड़कर भी आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरह से एग्रीगेट्स बनाए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज आपको ऑलरेडी मालूम है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये हमारे लिए ये बात के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये तो आपको मालूम ही होता है। 4.75 mm से छोटे एग्रीगेट जो होते हैं उनको हम लोग फाइन एग्रीगेट होते हैं। याद रखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक ये जो सॉइल होती है वो कोर्स सॉइल होती है। अगर मैं सॉइल की बात करूंगा तो इट इज अ पार्ट ऑफ कोर्स सॉइल, लेकिन अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा तो दीज आर फाइन एग्रीगेट, ठीक है। लगभग लगभग 5 mm भी बोल देते हैं, 5 mm भी बोल देते हैं इसको रफली, ठीक है। और 4.75 mm से जो बड़े एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोल देते हैं। देन जो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंक्रीट की बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला स्ट्रेंथ एंड दूसरा वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। और ये दोनों काफी कुछ किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीगेट की शेप पर, राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लेकी, ठीक है। तो 4 शेप में डिवाइड कर दो, राउंडेड राउंड शेप होगी, इरेगुलर होगी, एंगुलर नुकीली होंगी, फ्लेकी चपटी होंगी, ठीक है, इस तरह से। तो बात कर लेते हैं फटाफट इसकी आगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स आर प्रोवाइडेड ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग फ्रॉम क्वेरीज ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ अभी सब बात करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो या तो ये नेचुरली मिल जाते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, इनको जो रॉक्स हैं उनको तोड़कर क्रश करके, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड आर दैट फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, क्यों, क्योंकि इग्नियस की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड सिंथेटिक एग्रीगेट्स आर आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स, ठीक है, इनको क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल बोल देंगे। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एग्रीगेट हैज गुड फायर रेजिस्टेंस, ब्लास्ट फर्नेस का क्या होता है, जो फायर रेजिस्टेंस है वो अच्छी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यू टू सल्फर कंटेंट ऑफ स्लैग, स्लैग में थोड़ा सल्फर कंटेंट होता है या कहिए कुछ एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं, उनसे रस्टिंग वगैरह हो सकती है। नाउ aggregates ranging from 80 to 4.75 mm are called coarse aggregate, whereas those passing from 4.75 mm are fine aggregate, ठीक है। जबकि सॉइल में दोनों को कंबाइन करके कोर्सर सॉइल बोलते हैं, बट एग्रीगेट के टाइम पर इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। इसका भी अब अलग ही ड्रामा हो गया है, अब एक सेकंड वेट कीजिएगा। एमएम एंड माइक्रोन में कंफ्यूजन रहता है, क्यों, क्या कंफ्यूजन रहता है बालक, पूछो जो कंफ्यूजन रहता है।
नेक्स्ट, तो अभी तक हमें काम का क्या मिला, काम का मिला केवल साइज, ठीक है, कि फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होगा, हालांकि वो भी आपको पहले से मालूम होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मेंबर। ये टैप तो प्रज्ञा को देनी होगी ना सर। हाँ देखो, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मेंबर, reinforcement spacing, clear cover, mixing, handling and placing method, ठीक है। नाउ अब बात आती है राउंडेड एग्रीगेट की। अब देखो राउंडेड एग्रीगेट का क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। आपको मालूम है ये थ्योरम है, ये थ्योरम है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो राउंडेड एग्रीगेट का जो सरफेस एरिया होता है, या कहिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम। अब अगर ये मिनिमम होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मिनिमम सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, मिनिमम सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा क्या होता है, ये इकोनॉमिक पड़ता है क्योंकि सीमेंट कम चाहिए। इकोनॉमिक होता है क्योंकि सीमेंट कम चाहिए। लेकिन स्फीयर का जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत कम होता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत कम होता है, और इनमें किसी तरह की इंटरलॉकिंग नहीं होती। जबकि जो आपके इरेगुलर या जो कोड एंगुलर एग्रीगेट होते हैं नुकीले, उनमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो नेचर भी हमें हमेशा ये सिखाती है कि सारी अच्छाइयाँ एक में ही नहीं होती, किसी में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों साथ चलती हैं, है ना। एंगुलर एग्रीगेट है, स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करेगा तो वर्केबिलिटी कम देगा, ये वर्केबिलिटी ज़्यादा देगा तो स्ट्रेंथ कम प्रोवाइड करेगा। राउंडेड एग्रीगेट्स हैव मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड इज मिनिमम एंड प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड्स, ठीक है। तो 32% वॉइड इसके अंदर होता है मिनिमम। देन इरेगुलर एग्रीगेट्स डेवलप गुड बॉन्ड एंड आर सुइटेबल फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, वॉइड्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, इसमें ज्यादा हो जाते हैं। देन आपके पास एंगुलर एग्रीगेट, तो मैक्सिमम वॉइड देते हैं, लगभग 40% वॉइड्स होते हैं इसमें, बट दे हैव वेरी गुड बॉन्ड एंड आर सुइटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाँ, 5 उंगली बराबर वाली थ्योरी। तो इनमें बॉन्ड अच्छा होता है, दे आर सुइटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। फिर आते हैं हमारे फ्लेकी एग्रीगेट। अच्छा, ये सब मैं आपको एग्रीगेट्स के बारे में काफी कुछ हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाईवे में भी हमने पढ़ा है सब, है ना। फ्लेकी एग्रीगेट्स क्या होता है, फ्लेकी एग्रीगेट, फ्लेकी मतलब प्लेट लाइक, प्लेट लाइक, चौड़ाई और लंबाई की अपेक्षा इनकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो फ्लेकी एग्रीगेट्स आर दोज हुच लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन, while elongated aggregates are those whose length is 1.8 times its mean dimension, ठीक है। तो थिकनेस जो होती है वो मीन डायमेंशन की क्या होती है, 0.6 टाइम्स मीन साइज, इससे कम होती है। और जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, 1.8 टाइम्स मीन साइज, है ना, 0.6 था। तो ये बेसिकली इसी को हम लोग लिख देते हैं 3/5 ऑफ मीन साइज। और ये क्या था आपके पास, 9/5, 3/5 एंड 9/5। तो ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। AM क्या है, मीन साइज। नाउ राउंडेड एग्रीगेट कहाँ आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कंडीशन फ्लेकी पार्टिकल्स के लिए, फ्लेकी पार्टिकल्स के लिए। और अगर ये हुए आपका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉन्क्रीट बेकार बनेगी। राउंडेड एग्रीगेट कहाँ मिलेंगे, रिवर और सी शोर ग्रेवल्स, डेजर्ट एंड विंड ब्लोन फ्लिंट्स यहाँ पर मिलेंगे। इरेगुलर पार्टली राउंडेड पिट सैंड्स ग्रेवल, ठीक है,
एंगुलर क्रस्ड रॉक से बनेंगे, फ्लेकी लैमिनेटेड रॉक से बनेंगे, ये सब रॉक्स वगैरह का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री, फोलिएटेड, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, वहाँ पर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कैसे कर सकते हैं, फाइनेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारा कुछ हमने कहाँ पढ़ा है, हाईवे में पढ़ा है। ऑलरेडी हम ये वाला पार्ट हाईवे में पढ़ चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देन स्टिफनेस। स्टिफनेस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में। तो कहीं ना कहीं कंक्रीट का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एग्रीगेट्स पर और सीमेंट पर। इवन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। देन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी बता दी, राउंडेड के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और एंगुलर के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। शेप एंड टेक्सचर। शेप और टेक्सचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस पे शेप का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बता दिया। टेक्सचर मतलब सरफेस कैसी दिखाई देती है। तो देखो अगर सरफेस रफ होगी तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, सरफेस स्मूथ होगी तो बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा खराब बनेगा। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है। मैक्सिमम नेचुरल एग्रीगेट्स का जो मैक्सिमम नेचुरल एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से 2.7 के बीच में लाई करती है। बल्क डेंसिटी, इनकी बल्क डेंसिटी जो होती है वो रिलेटिवली हाई रहती है, ठीक है। नाउ मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ पर क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट के केस में कि जो एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे एग्रीगेट्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है, तो सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तब भी दिक्कत है कि सीमेंट पेस्ट में जो हाइड्रेशन के लिए जो वाटर है उसको क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो टोटल वाटर कंटेंट होता है वो कितना होता है, मॉइस्चर कंटेंट और प्लस एब्जॉर्ब्ड वाटर। एब्जॉर्ब वाटर मतलब जो इसकी सरफेस पर है उसको होता है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका बल्किंग ऑफ सैंड का। क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड का है। ये भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। और यहीं पर जो इसीलिए कहते हैं कि भैया ये जो भी हम लोग कंक्रीट वगैरह बनाएं वो कैसे करना चाहिए, हमें वे वॉचिंग करनी चाहिए, उसकी वेट के हिसाब से मिक्सिंग करनी चाहिए, ना कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। क्योंकि सैंड में क्या होता है कि स्मॉल कैपिलरीज बनती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, और कैपिलरी की वजह से क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो बल्किंग मतलब फूल जाना, सैंड फूल जाती है। और ये आपके क्या है 4 to 5% का जो वाटर कंटेंट होता है इस पर ये बल्किंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। तो सैंड या तो पूरी तरीके से गीली हो या फिर पूरी तरीके से सूखी हो। हाँ अभी क्लास से पहले तक ठीक लग रहा था, ये क्लास के पहले लग रहा था बिल्कुल ठीक हूँ, अब ये क्लास के बीच में बढ़ने लगा। और ये क्या है, जो राइट नॉस्ट्रिल है ना वो बढ़ता जा रहा है, वो मतलब बंद होता जा रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। चलिए 20 से 40 फूलने से भटूरे याद आ गया भाई, यार तुमने सही रहा, सही भाई, छोले भटूरे तो मेरे भी बहुत वो हैं फेवरेट, दिल्ली में थे तो खूब खाते रहते थे, अब तो बड़ा टाइम हो गया खाए हुए। चलो अभी देख लेता हूँ इसमें आगे डिटेल में है या नहीं है बल्किंग ऑफ सैंड, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको बल्किंग ऑफ सैंड को। बल्किंग ऑफ सैंड तो वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो 20 to 40% तक हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 to 40% तक हो जाता है ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर।
और ये किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, सरफेस टेंशन और कैपिलरी की वजह से होता है, ठीक है, कैपिलरी की वजह से होता है। इनिशियली अगर आप वाटर बढ़ाओगे, इनिशियली अगर वाटर बढ़ाओगे, ठीक है, मॉइस्चर अगर पहले बढ़ता है तो वॉल्यूम फिर बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में क्या करता है, फिर अगर मॉइस्चर बढ़ाओगे तो फिर क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये तो चलो यहाँ ग्राफ से ही जो है वो हो रहा है कि जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं देवेंद्र, कोई बात नहीं। हाँ, और थर्ड क्या है कि जैसे जैसे फाइननेस बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, बल्किंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्ट्स में मालूम होना चाहिए कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है, और मॉइस्चर और फाइननेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सब आपको बल्किंग ऑफ सैंड में मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और बल्किंग निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस इंक्रीज्ड वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज्ड वॉल्यूम इंटू 100। ये गड़बड़ है। परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेट सैंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड इंटू 100। ये होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ये इंक्रीज वॉल्यूम के केस में दे रखा है, इसको कट करो, ये होना चाहिए सही, ये होना चाहिए सही, ठीक है। करवाएंगे बात बाद में, है ना, अभी तो वो खेल रहा है फिलहाल पढ़ाई करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइननेस मॉड्यूलस। तो सबसे पहले देखिए फाइननेस मॉड्यूलस क्या होता है। तो आपको याद होगा हमने सॉइल मैकेनिक्स में जब सीव एनालिसिस की थी, सीव एनालिसिस, तो वहां पर दो चीजें थी, एक था क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, और दूसरा था परसेंटेज फाइनर। दूसरा क्या था, परसेंटेज फाइनर था। हाँ, तभी ये फॉर्मूला गलत है, ये है ना, वैसे भी माइनस में नेगेटिव आ जाएगा, ये फॉर्मूला सही है। वेट सैंड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, माइनस ड्राई सैंड अपॉन ड्राई सैंड इंटू 100, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, परसेंटेज फाइनर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हमारे पास बहुत सारी सीव्स होती थी, यहाँ पर क्या होते थे, बहुत सारी हमारे पास सीव्स होती थी, और इन सीव्स पर हम लोग क्या करते थे, कुछ सॉइल या एग्रीगेट जो भी आपने रखना है उसको रख दिया, यहाँ पर आपने उसको रख दिया, एग्रीगेट सॉइल जो भी है, और इसको क्या करते थे, वाइब्रेट करते थे, शेक करते थे। तो कुछ वेट यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ, इस तरीके से क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जैसे मान लो आपने इनिशियली भाई मान लो 100 ग्राम सॉइल लेकर चले थे, कितना, 100 ग्राम का आपने सैंपल लिया। तो 100 ग्राम का सैंपल क्या हो गया, मान लो यहाँ पर रहेगी आपके पास 10 ग्राम, यहाँ हो गया 20 ग्राम, यहाँ हो गया मान लीजिए 5 ग्राम, यहाँ हो गया मान लीजिए 25 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया 20 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ हो गया अगेन 10 ग्राम, तो 10 अभी 30, 35, 40, 60, 82, 90,
और यहाँ भी हो गया 10, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से पूरा 100 ग्राम हो गया। तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालना चाहूं, तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन का मतलब हो गया इससे ऊपर जितना भी है उस सबको ऐड करना। तो इस केस में जो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन होगा वो कितना होगा, 10 और 20 30 35 40, ये 80 हो गया पूरा। ये क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। तो जो 80 ग्राम है वो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया 80 ग्राम। तो क्योंकि आप 100 ही लेके चले थे तो बेसिकली 80% जो हो गया वो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया। और परसेंटेज फाइनर कितना है, वो 20 हो गया। यानी कि इस वाले साइज से ये जो भी साइज होगा इस सीप का 20% पार्टिकल उससे फाइनर है और 80% उससे क्या है, कोर्सर है। तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन जो होता है वो क्या बताता है, कोर्सर। ये जो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन होता है ये कोर्सर पार्ट बताता है, और जो परसेंटेज फाइनर होता है वो फाइन वाला पार्ट बताता है। क्या बताता है, फाइन वाला पार्ट बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर हम जो फाइनेस मॉड्यूलस होता है, अच्छा आप बताओ फाइनेस मॉड्यूलस क्या होगा, फाइनर वाला होगा या क्यूमुलेटिव वेट रिटेन होगा, जल्दी बताओ। फाइनेस मॉड्यूलस क्या होगा, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन होगा या परसेंटेज फाइनर होगा? इन दोनों में से कौन सा फाइनेस मॉड्यूलस है, इन दोनों में से कौन सा फाइनर मॉड्यूल फाइनेस मॉड्यूलस है, बताइए भाई, दोनों में से कौन सा फाइनेस मॉड्यूलस है? तो याद रखिएगा जो क्यूमुलेटिव वाला होता है ये फाइनेस मॉड्यूलस होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फाइनेस मॉड्यूलस जितना ज्यादा होता है कोर्सर पार्ट उतना ज्यादा होता है। तो वो कब होगा, जब ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज फाइनेस मॉड्यूलस, हाँ, it is an index number which is roughly proportional to the average size of the particles in the aggregate. It is the sum of cumulative percentage retained on the sieves of the standard sieves. 150 माइक्रोन 300 ये सब आपको याद नहीं रखनी है सीप साइज, आपने बस केवल इतना याद रखना है ये फाइनेस मॉड्यूलस जो होता है वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड होता है, कितना परसेंट रिटेन है। जैसे अगर पुराने वाले इस वाले एग्जाम्पल में बोले तो इसका फाइनेस मॉड्यूलस क्या होगा, 0.8 होगा, इसका फाइनेस मॉड्यूलस क्या होगा, 0.8, ठीक है, ये होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोर्सर एग्रीगेट का जो फाइनेस मॉड्यूलस होता है वो 6 से 8.5 होता है। फाइन एग्रीगेट की जो रेंज होती है वो 2 से 3.5 होती है। इसमें भी 2 से 2.5 फाइन सेंड कर लो, 2.5 से 3 आप मीडियम सेंड कर लो, 3 से 3.5 आप कोर्सर सेंड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। मिक्स एग्रीगेट का जनरली 4.7 से 7 होता है, या चलो ये दे रखी है रेंज, फाइन सेंड की 2.2 से 2.6, मीडियम की 2.6 से 2.9, कोर्स सेंड की 2.9 से 3.2, ठीक है। ये एग्जैक्ट रेंज होगी, अदरवाइज 2 से 3.5 है उसको भी 0.5 में डिवाइड कर सकते हो एक रफ आइडिया के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट का, क्योंकि हमें एग्रीगेट का क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एक राइट कॉम्बिनेशन में मिलाना है। तो कॉम्बिनेशन में हमसे क्या पूछ लेता है कि हमें बताएगा, बोलेगा कि जो कोर्स एग्रीगेट हैं उनका फाइनेस मॉड्यूलस दे रखा होगा और जो फाइन एग्रीगेट्स हैं उनका भी फाइनेस मॉड्यूलस दिया होगा, और जो हम कंबाइंड एग्रीगेट चाहते हैं उसका भी फाइनेस मॉड्यूलस दिया होगा। मतलब ABC आपको दिए होंगे, फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, और आपसे बोलेगा कि भाई इसमें ये बताओ कि कितना परसेंट फाइन एग्रीगेट होगा, कितना परसेंट फाइन एग्रीगेट होगा। तो फॉर्मूला रहेगा P बराबर A माइनस सी अपॉन A माइनस बी, ये B कैसे लिख गया, 100 होना चाहिए परसेंटेज में, A माइनस सी अपॉन A माइनस बी, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कुछ जगह पर ये फॉर्मूला कुछ और भी दिया होता है,
तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने बताया ना, हाँ बिल्कुल दीपक, दिलीप कई अलग तरीके से होता है, तो समझो यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो। आप मान लो कि जो फाइन एग्रीगेट है वो x परसेंटेज है, ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट का जो हमने मॉड्यूलस लिया है क्या है, वो लिया है ए नहीं, ए लिया है हमने कोर्स एग्रीगेट का, ए लिया है हमने कोर्स एग्रीगेट का, इसका फाइनेंस मॉड्यूलस ए है और इसका फाइनेंस मॉड्यूलस बी है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, कंबाइन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू ए, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 100c बराबर बी एक्स प्लस 100a माइनस एक्स ए इज इक्वल हो जाएगा 100a प्लस b माइनस ए और इंटू एक्स। हंड्रेड सी बराबर, ठीक है, तो यहां से आप कर लो b माइनस ए एक्स विद नेगेटिव साइन को इधर ले आओ, और 100 टाइम्स a माइनस सी को आप उधर ले आओ, a माइनस सी को उधर ले आओ, तो यहां से x बराबर हो जाएगा a माइनस सी अपॉन a माइनस बी, माइनस को अंदर ले जाएंगे, a माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू 100, तो वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब जो हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हो वो कब होता है उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला तब है जब x परसेंट अगर फाइन एग्रीगेट है तो 100 माइनस एक्स परसेंट क्या है यहाँ पर कोर्स है, देखो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा ना, तो a माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, a माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, ये वाला आ गया। दूसरा फॉर्मूला कब यूज करते हैं ये बताया ना मैंने, a माइनस सी अपॉन ए माइनस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कब यूज करते हैं वो देखिएगा, दूसरे फॉर्मूले में क्या होता है, दूसरे वाले फॉर्मूले में ये होता है कि फाइन एग्रीगेट अगर x है और कोर्स एग्रीगेट जो है वो 1 है, यानी कि इट इज लाइक पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो वाला प्रिंसिपल है। पोरोसिटी टोटल के रेस्पेक्ट में होती है और वॉइड रेशियो सॉलिड के रेस्पेक्ट में होता है। तो पीछे वाला जो फॉर्मूला था वो टोटल के रेस्पेक्ट में था, यहां पर जो फाइन एग्रीगेट होगा वो कोर्स एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का अगर रेशियो पूछा जाए, यहां पर अगर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो पूछा जाए तो x है, जबकि वहां पर क्या था, फाइन एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट का जो रेशियो था वो x था, तो x था, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो इस केस में c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से तो ध्रुव गड़बड़ नहीं करो, यहां से नहीं बन रहा वो, बनना तो चाहिए था वाला फॉर्मूला भी। चलो अभी वही फॉर्मूला याद रखो, मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, ठीक है, मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा पास, a माइनस सी अपॉन
a माइनस बी इंटू 100 बना, ठीक है। बाकी मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर आपको, ठीक है, दोनों तरह के 2 क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो यार, हमने तो आपके सामने डेरिवेशन किया है ना भाई। हमने क्या किया, हमने माना कि टोटल एग्रीगेट में अगर आपके पास फाइन एग्रीगेट अगर x% होगा, हाँ बाद में कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। फाइन एग्रीगेट बेटा अगर x% होगा तो कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, 100 माइनस x होगा, यही तो होगा, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट के लिए कितना रहेगा, b इंटू एक्स, कोर्स एग्रीगेट के लिए 100 माइनस एक्स इंटू ए। अब ये तो पूरी इक्वेशन सॉल्व किया, अगर इसमें कहीं गलती हो तो बताओ। 100 इंटू सी बराबर बी एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 100 ए माइनस एक्स ए, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से क्या कर लिया हमने, x कॉमन ले लिया तो b माइनस ए एक्स हो गया, और ये प्लस 100 है। अब a क्योंकि ज्यादा है तो c को हम लोग राइट में ले गए, c को हम लोग राइट में ले गए, 100 कॉमन लिया तो a माइनस सी हो गया। इसको लेफ्ट में लेके गए तो माइनस हो गया, माइनस को अंदर ले गए तो माइनस भी प्लस ए हो जाएगा, तो यही तो आएगा। फिलहाल इसको याद रखो, ठीक है, फिलहाल इसी को याद रखो, हालांकि 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला भी बन नहीं पा रहा जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मान लो अगर x% आपका अगर फाइन एग्रीगेट हो जाए और कोर्स एग्रीगेट को मान लें हम लोग 100, और इसके रेफरेंस में हम लोग निकालना चाहते तो bx प्लस 100a, अच्छा नीचे अपॉन में टोटल 100 प्लस एक्स होगा क्या फिर, हाँ ऐसे हो सकता है ना, हाँ टोटल 100 प्लस एक्स रहेगा तो 100 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। अब आ जाएगा जो दूसरा वाला फॉर्मूला आप बोल रहे थे ना, वो अब आना चाहिए। देखो तो यहां से हो जाएगा ये बी एक्स प्लस 100 ए बराबर 100 सी और प्लस एक्स सी, ठीक है। अब x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ इधर, तो ये रहेगा b माइनस सी इंटू एक्स बराबर 100 टाइम्स, या बल्कि आप ऐसा करो c को इधर लेके आओ, और तो ये रहेगा 100 कॉमन ले लो a माइनस सी, और राइट में ले जाओ x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो c माइनस बी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आगे बची, यानी कि a माइनस सी अपॉन सी माइनस बी इंटू 100 बन गया। तो वही यार कि कॉन्सेप्ट साथ में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों से जो है वो बचा जा सकता है। वही कह रहे हैं यार, गड़बड़ क्या हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए दिलीप जी कहाँ गलती होती है। 2 फॉर्मूले होते हैं, जब आप ये वाला लगाते हो ना a माइनस सी अपॉन सी माइनस बी, तो याद रखिएगा ऐसे केस में हम लोग जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं उनको कोर्स एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो यहां पर बेसिकली फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट, ये जो रेशो है ये आपका x है, ये रेशो आपका x है। जबकि ये वाला जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें फाइन एग्रीगेट अपॉन फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ये रेशो x है। तो कौन से केस में x की वैल्यू ज्यादा आएगी, इस वाले केस में या उस वाले केस में, तो बाद वाले केस में वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर हो गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो हमने कहा कि x की वैल्यू 40 है, तो अगर मैं 100 ग्राम एग्रीगेट लेके चलता हूं, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो इस वाले केस में कि अगर टोटल एग्रीगेट आपके पास 100 है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट अगर आपके पास 100 ग्राम है, ठीक है, और x की वैल्यू आई आपके पास 40, इसका मतलब होगा फाइन एग्रीगेट आपका कितना हो जाएगा 40 और कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा आपके पास 60। लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ नहीं कह सकता कि अगर यहाँ पर फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट अगर 100 है और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 40 है,
यानी कि ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट बताओ, तो कोर्स एग्रीगेट बताओ जल्दी से कितना होगा, आप बता सकते हो इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में। ये मुश्किल पड़ जाएगा सॉल्व करना, वहां सीधा सीधा है, पहले वाला जो था वो सीधा सीधा है कि टोटल 100 मानेंगे, 40 अगर फाइन है तो कोर्स 60 होगा। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 40 है, यानी कि फाइन एग्रीगेट अगर 40 है, टोटल 100 ग्राम है, अगर टोटल 100 ग्राम है और x की वैल्यू अगर 40 है, तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट बताओ कितना कितना होगा। क्या यहाँ पर भी 40 और 60 होगा या अलग होगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सर वॉइड रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होता। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं, सॉइल नहीं पढ़ा आपने, वॉइड रेशियो 1 से कम ज़्यादा बराबर कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है आपके पास, फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल्स टू है x, और फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट है 100। तो यहाँ पर फाइन एग्रीगेट बराबर क्या हो जाएगा, या ये कहिए ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 40 है, परसेंटेज में ना। तो फाइन एग्रीगेट बराबर कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स कोर्स एग्रीगेट। अच्छा ये परसेंटेज में होता है तो इसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो 0.4 टाइम कोर्स एग्रीगेट, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स कोर्स एग्रीगेट बराबर 100। तो कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 1.4। तो फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे 100 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आपको दोनों में क्लियर हो गया, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है सवाल इस पर, आता है सवाल इस पर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, a माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, जब x% फाइन एग्रीगेट है और 100 माइनस x% कोर्स एग्रीगेट है। और a माइनस सी अपॉन सी माइनस बी इंटू 100 तब लगाएंगे, ये वैल्यू आप तब लगाएंगे जब कोर्स एग्रीगेट को 100% मान के चलेंगे और फाइन एग्रीगेट को उसके रेशो में। हाँ दिल्ली में तभी कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। ये समझ लो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपने मेनली फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। 99% केसेस में ये फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया है, ये वाला फॉर्मूला, x बराबर a माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मिलती है, यहां से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मिलती है कि अगर मैं टोटल एग्रीगेट 100 लेके चलता हूं और x की वैल्यू अगर 40% आती है, यानी कि 100 ग्राम में 40% आपका फाइन एग्रीगेट होगा और 60% आपका कोर्स एग्रीगेट होगा। जबकि दूसरे वाले मैंने आपको दिखा दिया कैलकुलेशन दिक्कत होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले में पूछेगा आपसे कि टोटल में आपको यहां पर क्या दिया होगा, आपको यहां पर क्या दिया होगा कि a की वैल्यू दी होगी, b की वैल्यू दी होगी, c दी होगी, फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलस दिया होगा, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलस दिया होगा, कंबाइंड का फाइनेंस मॉड्यूलस दिया होगा, और आपको बोलेगा इस मिक्सचर में फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज बताओ। क्या देगा, मिक्सचर में फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज बताओ मिक्सचर में। तो मिक्सचर में अगर फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज पूछी है तो आप ऐसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो आप ऐसे निकालोगे। हाँ बुरी बात यह है दोनों फॉर्मूले के आंसर ऑप्शन में होते हैं, उन्हें भी मालूम होता है एग्जामिनर को। दूसरा वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपसे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशो पूछा जाए।
दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो पूछा जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। टोटल में अगर फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज तो पहले वाला फॉर्मूला, और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला। और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से कर दो तुरंत, क्योंकि ये तो यहाँ पर डेरिवेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एग्जाम में वैल्यूज गिवन है तो सॉल्व करने में थोड़ा ना टाइम लगता है, ठीक है। बाकी घबराइए मत यार, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, चिंता काहे कर रहे हो, चिंता ताता, चिंता ताता, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है साउंडनेस। साउंडनेस आप जानते हैं क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रजिस्ट चेंज इन वॉल्यूम एज अ रिजल्ट इन चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन। द फिजिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनसाउंडनेस आर फ्रीजिंग एंड थॉइंग। हाँ, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शाम में करवा दूंगा, आज शाम में इसके क्वेश्चन रख लूंगा, ठीक है। थर्मल चेंज एंड ऑल्टरनेट बैटिंग एंड ड्राइंग। हाँ देखो, सुबह ही इसने किया था, सुबह ही किया था बोल रहा है, और दूसरा फॉर्मूला लगा था, देखा बेटा। चलो, नेक्स्ट है एल्केलाई एग्रीगेट रिएक्शन। एल्केलाई क्या होते हैं? बेस होते हैं। हाँ कर देंगे, चिंता मत कीजिए, शाम में कर देंगे। एल्केलाई एग्रीगेट रिएक्शन, एल्केलाई क्या होते हैं? बेस होता है, ठीक है। तो सिलिका प्रेजेंट इन द एग्रीगेट रिएक्ट्स विद एल्केलाइज प्रेजेंट इन द सीमेंट फॉर्मिंग एल्केलाई सिलिकेट जेल। सिलिका क्या होती है? बेसिकली एसिडिक होती है, विच इम्बाइब्स वाटर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। As this gel is confined by surrounding hydrated cement paste, it results in internal pressure and eventually leads to expansion, cracking and disruption of hydrated cement paste. तो सिलिका एसिडिक, एल्कलाई क्षारीय, दोनों के मिलने से बनेगा सॉल्ट। जब सॉल्ट बनेगा तो फूलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। बट चारों तरफ सीमेंट का प्रेशर है वो बढ़ने नहीं देगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है? क्रैक्स पड़ सकते हैं, ठीक है, एल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शन से। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट। देखो, कुछ एग्रीगेट्स क्या होता है? केमिकली इनर्ट होता है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते, और कुछ केमिकली अलर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। सीमेंट में अगर एल्कलाई ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट अगर है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है, टेम्परेचर कंडीशन 10 से 38 डिग्री सेल्सियस होती है। क्या कर सकते हो इनको रोकने के लिए? पहली बात, एग्रीगेट नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, एल्कलाई बेस कंटेंट कम होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट उतना ही होना चाहिए जितना हाइड्रेशन के लिए चाहिए। पोजोलानास केमिकली इनर्ट होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एयर एंटीनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, कल बताया था ये, ठीक है, बताया था। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर तो मैडम पोरोसिटी 0.5 है और वॉइड रेशो 1 आता है, तो वो हमें केवल, अरे यार एक बात बताओ बेटा, वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या आता है? n/1 माइनस एन होता है ना, तो 0.5/1 माइनस 0.5 करूंगा तभी तो 1 आएगा। लेकिन पोरोसिटी जरूरी है हमेशा 0.5 ही हो? अगर पोरोसिटी आपके पास 0.4 हो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब कितना आएगा? तब तो वॉइड रेशो 2/3 हो गया ना, 0.67। ये तो डिपेंड करेगा ना, तो वो तो डिपेंड करेगा ना बेटा कि पोरोसिटी पर। तो 1 तब आता है जब पोरोसिटी फिक्स हो 0.5, लेकिन पोरोसिटी तो चेंज हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एग्रीगेट्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं एग्रीगेट्स के बारे में। जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट्स should not be more than 1/4 times minimum dimension of concrete member।
यानी कि जैसे आप 100 बाई 100 का अगर एक आप कॉलम बना रहे हो, अगर आप एक 100 बाई 100 का कॉलम बना रहे हो, तो आप एग्रीगेट का जो साइज है, एग्रीगेट का जो डायामीटर है, इट शुड नॉट बी मोर देन 100/4 यानी कि 25 mm। 25 mm से ज्यादा का आप इसको यूज नहीं कर सकते, कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन it should not be more than 10% of its dry weight। या 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर भी वॉल्यूम में होगा, 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और देख लेता हूं कोई पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो तो। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पिलम्स बोलते हैं। पिलम्स का जो डायामीटर होता है वो होता है 160 mm, ठीक है, 160 mm। दिस शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्यूम, कॉन्क्रीट वॉल्यूम। और इनको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हैवी कंक्रीट वर्क करना होता है, जैसे डैम वगैरह, वहां पर पिलम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पिलम 160 mm। इसी तरह से एक पार्टिकल होता है साइक्लोपियन। साइक्लोपियन पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 75 mm। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। $75 SSC जेई में आया है। तो बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्या करते रहेंगे, ठीक है, क्या करते रहेंगे, इनको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कंक्रीट। कंक्रीट एग्रीगेट्स हो गया, और बाद में फिर वाटर और पढ़ लेंगे, वाटर और पढ़ लेंगे, ठीक है। बेटा पानी पर पहुंचने दो, सब बताएंगे, अभी चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा। Concrete is a mixture of binding materials such as lime or cement, well-graded coarse and fine aggregate, water and some admixture, ठीक। कंक्रीट को हम आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहला बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे आप कह सकते हो लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट, बट हमें मेनली पढ़ना क्या होता है आज की डेट में, सीमेंट कंक्रीट, ये आपको मालूम है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव क्लासिफिकेशन, ग्रेड के बेसिस पर 1 3 6 का मिक्सचर होगा तो M10 बोल दोगे, 1 2 4 होगा तो M15 बोल दोगे, 1 1.5 3 होगा तो M20 बोल दोगे, 1 1 2 होगा तो आप M25 बोल दोगे। ये क्या है आपको मालूम है, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट इज टू कोर्स एग्रीगेट इज टू फाइन एग्रीगेट, सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट। साइक्लोपियन पत्थर ही होता है, ठीक है, पत्थर होता है। देन बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आपको मालूम है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट लेस देन 20 के लिए, मीडियम स्ट्रेंथ 20 to 40 के लिए, और 40 से ज्यादा आपका हाई हो गया। बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, एक्स्ट्रा लाइट 500 kg पर मीटर क्यूब, $75 है, ठीक है, साइक्लोपेन 75 अभी गूगल कर लो, अभी गूगल कर लो, ठीक है। देन लाइट, देन डेंस वेट, देन सुपर हैवी वेट, नो नीड टू रिमेंबर, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ क्यूरिंग, इन सीटू कॉन्क्रीट या प्री कास्ट कॉन्क्रीट, ठीक है। इस तरह से अब आजकल रेडीमेड मिक्सर भी आ रहा है, आरएमसी भी आ रही है, ठीक है। देन स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कॉन्क्रीट, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, आपको मालूम है पहले बैचिंग करना होता है। बैचिंग करने का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है उनको डिसाइड करोगे कि भाई आपको कितनी कंक्रीट बनानी है, तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट कितना कितना होना चाहिए।
फिर इनको आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। तो मिक्सिंग हैंड मिक्सिंग भी हो सकती है, मशीन मिक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है। देन तैयार होने के बाद में इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कभी घर बनते हुए देखा हो कहीं पर, तो क्या होता है, मजदूर को देखा, मजदूर क्या करेगा, मान लो 3 परात सीमेंट डालेगा, या मान लो उसने 1 परात सीमेंट, 1 परात सीमेंट अगर डाल रहा है, परात ही बोलते हैं ना हम लोग, परात या पीपा, ठीक है। तो 1 परात सीमेंट है, फिर मान लो उसमें 2 परात उसने सैंड मिलाया, 4 परात उसमें गिट्टी मिलाई, फिर पानी, ठीक है। फिर पहले इसको क्या करता है, वो फावड़े से मिक्स करता है, फिर वो गोल घेरा सा इस तरीके से बना लेता है, फिर वह बीच में क्या कर देता है, पानी भर देता है, फिर साइड से धीरे धीरे इसको इस तरीके से मिक्स करता है ताकि सीमेंट भाग ना जाए, फिर इसको फावड़े से वो क्या करता है, कट करता है, ताकि मिक्सिंग क्यों, ताकि होमोजीनियस हो जाए। मिक्सिंग किसने, ताकि होमोजीनियस हो जाए। फिर क्या करेगा वो मजदूर, उसको परातों में भरेगा, परात में भर भर कर क्या करेगा, इसको जहां कंक्रीट डालनी है वहां लेकर जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर पटक देगा इसको ले आके, तो प्लेसिंग हो गई। फिर क्या करेगा, तसला, हाँ, फिर से कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट कौन करता है, राजमिस्त्री का जो कन्नी होती है वो इसको कन्नी से मार मार के कॉम्पैक्ट कर देता है, हो गया। फिर आपकी बारी आती है, फिर आप सुबह को उठते हो, पाइप लगाते हो, हाँ, तसला, परात, पीपा, यही सब यूज होता है। तसला और परात ज्यादा वर्ड यूज करता है। अब क्यूरिंग करने तो मजदूर सुबह को आएगा नहीं, तो आप ही सुबह को लग जाते हैं, बच्चों को ज्यादा शौक होता है, पाइप लगाया और शुरू हो गए, ठीक है, क्यूरिंग करने के लिए, और फिर बाद में उसकी फिनिशिंग कर देते हैं। तो सारी चीज हो गई, तो सब कॉमन सेंस वाली बात है, बस शब्द अच्छे लगते हैं सुनने में यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बैचिंग सबसे बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है ये, कि एग्रीगेट सीमेंट इन वाटर मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ ±3% ऑफ बैच क्वांटिटी, ठीक है। तो एग्रीगेट का सवाल ज्यादातर पूछा था, ±3% की जो है वो एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए। देन 2 तरह की बैचिंग होती है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट वॉचिंग। वे वॉचिंग किस लिए होती है, वे बैचिंग ये किस लिए होती है, ताकि बल्किंग को अवॉइड किया जा सके। वॉल्यूम बैचिंग ये क्या होता है, इजी होती है, लेस टाइम टेकिंग। वॉल्यूम बैचिंग क्या है, लेस टाइम टेकिंग है, टाइम इसमें कम लगता है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है वेट वाले में, लेकिन इससे क्या होता है, बल्किंग जो है वो अवॉइड किया जा सकता है ना। 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है, वो जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर होता है, जो वेट होता है वो 50 kg होता है, ये आपको मालूम है। वैसे 34.5 होता है, उसका 35 लीटर मान लेते हो। देन मिक्सिंग, मिक्सिंग मिक्सर्स में हो सकती है, हैंड मिक्सिंग हो सकती है, मशीन मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। बैचिंग प्लांट में वाटर में सॉल्ट भी हो सकता है, ब्रिक्स भी खराब मिट्टी की बनी हो सकती हैं, ठीक है। तो बैचिंग प्लांट मैनुअल हो सकता है, सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है, फुल्ली ऑटोमेटिक हो सकता है, मिक्सर्स पेन टाइप हो सकते हैं, ड्रम टाइप हो सकता है, टिल्टिंग हो सकते हैं, नॉन टिल्टिंग हो सकते हैं, रिवर्सिंग हो सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग अच्छे नोट्स बनाने के चक्कर में, बताता हूँ क्या होता है, बहुत से लोग क्या होता है, अच्छे नोट्स बनाने में ना, इवन किताब भी वाले भी ये गलती करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना, जहाँ फ्लो डायग्राम मिल गया, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फ्लो डायग्राम वाले नोट्स ना अच्छे होते हैं, तो जबरदस्ती ऐसे फ्लो डायग्राम बना देते हैं जिनका हमारे एग्जाम से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। ये सब नोट्स में अच्छा तो लगता है, हाँ, लोना मतलब एफ्लोरेसेंस, तो ये सब देखने में तो अच्छा लगता है, बट ये सब समझो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई कुछ भी। फ्लो डायग्राम वहाँ इंपॉर्टेंट होता है जहाँ मान लो आप आरसीसी का डिज़ाइन आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रेस को क्लासीफाई कर रहे हो, वहाँ पे अच्छा होता है। इन सब को अवॉइड करो और आगे बढ़ो। नाउ कंक्रीट मिक्सर्स आर स्पेसिफाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट डिस्चार्ज, कितना वॉल्यूम मिलेगा वहां से, उसके बेसिस पर आप इसको साइज इसका बताओगे, ठीक है। समटाइम्स मिक्सर्स आर स्पेसिफाइड बाय 2 क्वांटिटीज। ये देखो राजन भाई, 50 किलोग्राम नेट होता है कि सीमेंट प्लस बैग। बेटा जब डेंसिटी निकालते हो तो क्या सीमेंट जो जो बैग होता है उसको अलग कंसीडर करते हो, जैसे पैराफिन बैग्स वो हम लोग वैक्स वाला मेथड करते थे सॉइल में, केवल सीमेंट का काउंट करते हो ना। तो थ्योरेटिकली स्पीकर, मतलब थ्योरेटिकली या टेक्निकली स्पीकिंग, तो किसका होना चाहिए, नेट वेट होना चाहिए, नेट वेट होना चाहिए, ठीक है, नेट वेट होना चाहिए। बट दुकान वाला तो कंपनीज बेवकूफ़ बना सकती हैं साथ में रख के। तो अगर 1.5 मीटर क्यूब
साइज है कंक्रीट मिक्सचर का, मतलब उसे एक बार में 1.5 मीटर क्यूब आपको कंक्रीट मिलती है। समटाइम्स मिक्सर्स आर स्पेसिफाइड बाई 2 क्वांटिटीज, द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट्स एडेड एंड द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल 285/200, मतलब 285 ड्राई वॉल्यूम आपको मालूम है ज्यादा होता है, 1.52 मीटर क्यूब जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। तो आपने इंग्रेडिएंट सब कुछ मिलाया कितना 285 और मिक्स करके मिला कितना 200, क्योंकि एयर एंड ट्रैप होती है, पानी ऐड करने के बाद में निकल जाता है। ठीक है, हैंड मिक्सिंग के केस में शायद 10% एक्स्ट्रा लेते थे ना, बाकी सब हो जाएगा। इतने सारे फैक्ट्स मुझे भी याद नहीं रहते, ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू सब करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है, चिंता मत करो। वैसे 10% ही होता था यहाँ तक। बहुत इरिटेशन बढ़ गई यार। मशीन मिक्सिंग के केस में एक्स्ट्रा क्यों लोगे, वो तो परफेक्ट है ना। नाउ tilting mixers are used for large construction works whereas non tilting mixers are used for small works। tilt कर दो वो अपने आप गिरा जाएगा, उसमें निकालना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। चले और देख लेते हैं, कुछ काम करनी है फिलहाल। नए नए ट्रांसपोर्टेशन, अब इतने सारे आपके पास तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, पैन, व्हील बैरोस, पावर बगीज, टॉवर बकेट, क्रेन बकेट, डंप ट्रक, सूट्स हैं, कंक्रीट पंप हैं, ठीक है, पंप्स, पंपेबल कंक्रीट होती है, ट्रांसिट मिक्सर हो सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर हो सकते हैं। देन प्लेसिंग, delayed placing of concrete results in a gain in ultimate compressive strength provided the concrete is adequately compacted। ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर इज डन बाय ट्रेमी पाइप। ट्रेमी पाइप होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अंडर वाटर कंक्रीट को प्लेस कर सकते हो। इसमें पाइप होता है, उसके नीचे एक पॉलीथीन टाइप की होती है, कंक्रीट भरोगे, उसको स्लाइड झटका दोगे तो वो पॉलीथीन जो फट जाती है और कंक्रीट जो है वहीं जहां उसको सेट करना होगा वहां पहुंच जाएगी। इसका जो सिलम्प होता है वो 150 से 200 mm होता है। देन कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन आप मैनुअली कर सकते हैं, वाइब्रेटर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन, हैंड रॉडिंग, हाई प्रेशर एंड शॉक, सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशन, कई तरह के हो सकता है, इमर्जन नीडल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल शटर वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग टेबल हो सकती है, बहुत तरह के वाइब्रेटर्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूरिंग का पर्पस, अच्छा क्यूरिंग का पर्पस क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूरिंग। क्या क्यूरिंग इसलिए करते हैं ताकि कंक्रीट को हाइड्रेशन के लिए वाटर मिल जाए। क्यूरिंग किस लिए करते हैं, ताकि कंक्रीट को हाइड्रेशन के लिए पानी मिल जाए, या वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, या किस लिए करते हैं, व्हाई क्यूरिंग इज डन। तो देखिए होता है क्या कि जब हम शुरू में पानी मिलाते हैं कंक्रीट के अंदर वो हाइड्रेशन के लिए होता है, बट हाइड्रेशन से क्या होता है, हीट जनरेट करती है, ये भी आपको मालूम है। जब हीट जनरेट करेगी, जब हीट जनरेट करेगी तो वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से भी इवोपरेट कर सकता है। तो इवोपरेशन की वजह से पानी का लॉस हो जाता है। तो क्यूरिंग जो होती है, हाँ, तो क्यूरिंग जो होता है ना 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 ओवरकम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ना हाइड्रेशन, ना रिड्यूस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ना ना ना, इनमें से कुछ नहीं, ठीक है। टू कॉम्पनसेट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए पानी आप ऑलरेडी दे चुके हो, जो वाटर हम इनिशियली मिलाते हैं वो हाइड्रेशन के लिए देते हैं, ठीक है। इसका पर्पस हाइड्रेशन नहीं होता, क्यूरिंग का पर्पस होता है कि इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करना, ठीक है, वो उसको कॉम्पनसेट करना। टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, अरे मॉइस्चर कंटेंट तो बेटा अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। चलो, तो एज पर IS 456 क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर, इट इज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, द कंक्रीट व्हाइल मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर डिजाइन। अब कई तरह का वाटर होता है, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर, कैपिलरी वाटर। तो कंबाइंड वाटर क्या होता है, जो जिसने केमिकली रिएक्शन की है,
ठीक है, जिसने केमिकल रिएक्शन किए कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो केमिकली कंबाइंड वाटर ये नॉन इवोपरेबल होता है, इसको आप इवोपरेट नहीं कर सकते। फिर होता है जेल वाटर। जेल वाटर, इट इज हेल्ड फिजिकली और एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट। ठीक है, फिर होता है कैपिलरी, इट पार्शियली ऑक्यूपाइज द कैपिलरी पोर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्पेस इन द सीमेंट पेस्ट रिमेनिंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल एंड अनहाइड्रेटेड सीमेंट, इट इज इजिली इवोपरेटेड। ठीक है, तो तीनों तरह के वाटर को समझ लेना। मान लीजिए सीमेंट का पार्टिकल था, ये क्या है, सीमेंट पार्टिकल है, तो इसके साथ क्या हो गया, ये जो वाटर हो गया, ये वाटर आपका केमिकली कंबाइंड है, ये वाटर आपका क्या है, केमिकली कंपाउंड है, केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, इसको आप इवोपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फिजिकल प्रोसेस से नहीं टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड फिजिकल प्रोसेस से नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इसके बाद होता है एड्सॉर्ब्ड वाटर। जो एड्सॉर्ब्ड वाटर होता है वो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस से इसकी सरफेस पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से, बट ये सरफेस पर एड्सॉर्ब है, इनको इवोपरेट किया जा सकता है, बट हाई हीट लगेगी, थोड़ी हीट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये एनलार्ज व्यू है, ये बड़ा व्यू है। ठीक है, अब इन्हीं को हम छोटे छोटे उसमें दिखा दें। अब देख रहे हो इनके जो वॉइड्स में जो वाटर आएगा, अब इनके जो वॉइड्स में जो वाटर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जेल वाटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, जेल वाटर। इस पर परेशान मत हो, अभी क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कतई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया आपका, जेल वाटर हो गया। ठीक है, चलिए, तो एड्सॉर्ब वाटर, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर आपको समझ में आ गया होगा। देन मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, बहुत तरह से क्यूरिंग हो सकती है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यूरिंग के मेथड्स बताओ। फिनिशिंग आप जानते हैं, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, टॉबलिंग, ये सारे के सारे फिनिशिंग के मेथड होते हैं। यहां पर जो आपसे टर्म पूछता है वो ये टर्म पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, व्हाट इज मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो इट इज बेसिकली टाइम इनटू टेम्परेचर, टाइम इनटू टेम्परेचर। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो आपको 100 के 5 नोट दे दिए जाएं, या 50 के 10 नोट दे दिए जाएं, या 500 की एक पत्ती दे दी जाए, टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू 500 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि कंक्रीट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 100 घंटे के लिए कर दिया जाए, या 60 डिग्री सेल्सियस पर उसे 50 घंटे के लिए रख दिया जाए, सेम इफेक्ट पड़ेगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, इसकी जरूरत नहीं है आपको यील्ड ऑफ कंक्रीट की। ठीक है, ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। एब्राम्स वाटर सीमेंट लॉ, तो ये वाटर सीमेंट लॉ होता है, इसको आप देख सकते हो। हालांकि इसको एग्जैक्टली याद रखनी है, बस इतना समझ लो कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो 7 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 984/7 की पावर x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ x जो होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो होता है।
28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो तो 984/4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट के लिए। आज क्या तारीख है? 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21। एग्जाम कब है आप लोगों का? 22 को, 23 को? जल्दी से बताओ, एग्जाम 22 को है या 23 को है? एग्जाम कब है? एग्जाम कब है बताओ, 22 को या 23 को है? फिर मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। 22, 23 को, ठीक है। अभी अब करेंगे बात इस पर, ठीक है। दोनों दिन 22 को मान लेते हैं। चलो काफी देर हो गई पढ़ाई, थोड़ी सी बात ही कर लें, फिर इसके आगे पढ़ लेंगे, है ना। पहले बात कर लीजिए आप लोगों से। आज बेटा क्या है? 16 तारीख है। आज का दिन भी आपके पास है 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अगर मैं 21 को हटा भी दूं तब भी आपके पास अभी पूरे पूरे क्या है, 5 दिन है, पूरे पूरे 5 दिन है, ठीक है। अगर 21 को मैं हटा भी दूं और 21 को भी लगा लूं तो 6 दिन है। आज का दिन भी अभी है पूरा, ठीक है। ज्योति जी का तो फॉर्म कैंसिल हो गया, नालायकी कर दी एसएससी वालों ने, कोई बात नहीं। बेटा सबसे पहली बात तो ना, स्ट्रेस जो आती है वो क्यों आती है दिमाग में? देखो कोई भी, हमें स्ट्रेस कब होती है? स्ट्रेस तब होती है जब करने को बहुत कुछ होता है, मोर वर्क लेस टाइम, मोर वर्क लेस टाइम, और हमें कुछ समझ में नहीं आता करना क्या, करना क्या। एक बार एक मैच चल रहा था आईपीएल का, मैच था, और इरफान पठान और यूसुफ पठान ये शायद एक ही टीम में थे, पता नहीं इंडिया का मैच था किसी टीम से या आईपीएल का मैच था, ये याद नहीं आ रहा, बट इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों थे शायद बैटिंग पर, और मुझे इरफान का तो कंफर्म है, ठीक है, और यूसुफ भी था शायद या नहीं था, लेकिन मुझे इतना याद है इरफान पठान बैटिंग कर रहा था, और बॉल्स जो थी वो अराउंड 50 के आसपास बॉल्स थी, और रन कुछ बनने थे शायद 90 के आसपास रन बनने थे, कुछ ऐसा था। तो मुझे प्रेडिक्ट करना था कि ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि जनरली मैंने देखा है कि आईपीएल में या T20 में क्या होता है, 35 गेंदों में 50 रन बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने कहा 35 गेंदों में कितने रन बनाएंगे, 50 रन बना लें 35 गेंदों में, और ये शायद 80 का टारगेट था, 80 का टारगेट है। और मैंने कहा अगली 15 गेंदों पे फिर टारगेट करें 30 रन का, ठीक है। तो मैंने कहा कि 35 गेंदों पर कितने का टारगेट कर लें, 35 बॉल पर टारगेट कर लें 50 रन का, जो कि जनरली होता है। अगर तुमने ये 35 गेंदों पर पहले 50 रन बना लिए तो अगली 15 गेंदों को खेल जाओ ताबड़तोड़ और उस पर 30 रन बन सकते हैं। 30 रन खेले, अच्छा हाँ आईपीएल में नहीं खेले ना, वो इसमें खेले। तो मुझे ये अभी तक याद है, मैंने इस तरीके से प्रेडिक्ट किया था, और वो मैच जीत गए थे, और एग्जैक्टली इसी तरह से उन्होंने रन बनाए थे। तो क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से, ये केवल स्पोर्ट्स में नहीं चलती, हर जगह मैनेजमेंट में यही चीजें होती हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा टास्क होता है उस टास्क को हमें ब्रेक करना होता है, उस टास्क को हमें क्या करना है, छोटे पार्ट से ब्रेक करना होता है। और पहले थोड़ा सा समय लगता है प्लानिंग में, जब हम लोग प्लानिंग नहीं करते ना तो हमें लगता है कि यार इतना कम समय है, इतने में मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि भाई आपके पास इतने दिन है, आप पहले क्या करो, घबराए बिना पहले तो ये सोचो कि आपके पास कितना समय है और आप उस समय में क्या क्या कर सकते हो, और चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो लाइफ हो, बिजनेसमैन हो,
मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को जानते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। अब देखो मान लो आज का दिन आपके पास है, मैं कहता हूँ क्या मैंने आपको इतना सोम पढ़ा है कि आप आज के दिन में छोड़ दो, आप मत करो अब क्लास विलास, मैंने कहा क्लास बंद करो, मत करो क्लास। लेकिन क्या आप सोम और स्ट्रक्चर, अगर मैं बोल दूं कि आप क्लास विलास कुछ मत करो, आप सोम और स्ट्रक्चर को क्या आज के दिन में रिवाइज नहीं कर सकते? क्या करना है आपने, जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक उठा लो। जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक में क्या होगा, ये रही आपके पास हैंडबुक। ये आपके पास हैंडबुक है, इसमें क्या है जल्दी जल्दी आप रिवाइज करते जाओ कि भाई आ गया थर्मल स्ट्रेसेस, ये आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, सारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी आ गई, ठीक है, रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। और इसके बाद में डिफॉर्मेशन के सारे फॉर्मूले आ गए, ये सारे फॉर्मूले आ गए डिफॉर्मेशन वाले, ठीक है, कि ट्रायंगुलर होगा तो सेल वेट की वजह से क्या होगा, सिलेंडर होगा तो कितना होगा, ये वाला होगा तो कितना होगा, कंबाइंड होगा तो कितना होगा, ठीक है। फिर आपका पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, कॉर्क के लिए कितना, कॉन्क्रीट के लिए कितना, इलास्टिक के लिए कितना, ठीक है। और ये सारे फिर आपके पास ये चारों रिलेशन एक जगह पर आ गए, चारों रिलेशन एक जगह पर आ गए, जी कितना, के कितना, ई कितना, ये। और आपको मालूम है जीके पब्लिकेशन की बुक ऐसा लगेगा जैसे मेरे नोट्स के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आईएएस मास्टर को फॉलो करता हूँ और इन्होंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए ना पूरे आईएएस मास्टर से बनाए, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे ही शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हो अगर जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक फॉलो करते हो। तो एक बात बताओ, अब आपको ये भी मालूम है कि भाई सोम में कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, स्ट्रक्चर में आपसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम तो सॉल्व करने को बोलेगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे जो 36 सेकंड में हो सकते हैं। तो भाई आज कैसे भी करके इसको खत्म करो, कल 17 तारीख में, कल अब मैं कहूँ आपसे पूरा दिन में, क्या आप पूरे दिन में सॉइल खत्म नहीं कर सकते? क्या पूरे दिन में सॉइल रिवाइज नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। 18 तारीख में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हाईवे और सर्वे, इतने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं कि आप हाईवे और सर्वे रिवाइज नहीं कर सकते 2 दिन में। 19 तारीख को अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एनवायरमेंट रिवाइज कर लो एक पूरा दिन में, 20 तारीख को आप हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन रिवाइज कर लो, इरिगेशन रिवाइज कर लो। हाँ थोड़ी बहुत एरर तो है, थोड़ी बहुत एरर तो हमेशा होती है बेटा। जीकेपी का ये जो पीडीएफ है मेरे ग्रुप में पड़ी हुई है टेलीग्राम में, वहां से ले सकते हो। तो कम से कम ये देखो, और बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ ही रहे हो, आप चाहो तो एनवायरमेंट वाले दिन में बिल्डिंग मटेरियल और आप ऐड कर लो। अब आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी अगले 5 दिन में ये 9 सब्जेक्ट आप बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने में क्या केवल पन्ने ही तो पलटने यार, और आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप बिल्कुल जीरो पर हो, आपने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। कितना कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मत करो आप क्लास विलास, सारा टाइम अपना रिवीजन करने पर लगा लो। जब खुद से पढ़ पढ़ के थक जाओ तो मेरी कोई मैराथन उठा के उसको देख लो, स्पीड बढ़ा के 2 की स्पीड में उसको देख लो। तो बेटा करने से ही बात बनेगी, आप पहले अपना प्लान करो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। हालांकि एक दिन में कोई 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन में बड़े आराम से 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और कई कई बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब कोई सब्जेक्ट, अब जैसे हाँ आरसीसी और स्टील है, तो सॉइल के साथ मान लो आपने आरसीसी, अब आरसीसी में क्या यार 5 पन्ने की आरसीसी होती है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कोडल प्रोविजन, और 5 पन्ने का ही स्टील होता है। 5 पेजेस, हार्डली 5 पेजेस होते हैं काम के जो कंक्रीट के होते हैं, 5 पेजेस होते हैं स्टील के, ठीक है, बिल्कुल नए के तो है। तो भैया ये जो 5-6 दिन आपके पास है ना अगले, और ये मैं बता रहा हूं आप जब करने बैठोगे ना तो आप देखना आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा।
सोचो मैं पढ़ाते हुए 6 घंटे में अगर पूरा स्टील रिवाइज करवा सकता हूं, मैं अगर पढ़ाते हुए समझाते हुए अगर मैं पूरा स्टील रिवाइज करवा सकता हूं आपको 6 घंटे की क्लास में, तो आप खुद से करोगे तो 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे। ये सब्जेक्ट अगर हैंडबुक उठा के करोगे 2-2 घंटे में, 2 घंटे में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मेडिसी की हैंडबुक ना 2 घंटे में पूरी हैंडबुक पलट देता हूं। योगिता बेटा वो भी करवाऊंगा, लेकिन याद रखो आप लोग हमेशा कभी भी ना, मतलब कोई चीज नहीं हुई तो हमें टेंशन नहीं लेनी होती है। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं कुछ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े, छोड़ दो जो नहीं पढ़ा। 100 में से 100 थोड़ी ना करके आने हैं, 100 में से 80 कराओ। और जो क्वेश्चन छोड़े होते हैं उनमें से भी सब कुछ आए वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बेटा एसएससी जेई का क्वेश्चन ना याद रखिए, अगर थ्योरी आती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। थ्योरी अगर आती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एसएससी जेई के, बशर्ते आपने पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रखी हो। अगर आपने आज तक कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो अगर आपको थ्योरी बार बार आपने पढ़ रखी है, बार बार पढ़ रखी है, तो सवाल आपसे बन जाएंगे, सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं 2 घंटे में पूरी की पूरी हैंडबुक रिवाइज कर सकता हूं, मतलब ऑल 10 सब्जेक्ट, और प्रॉपरली पढ़कर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हमने पहले चीजें पढ़ रखी होती हैं तो वो देखने मात्र से याद आ जाती हैं। अब जिसने पढ़ नहीं रखा उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक दिन में आराम से 2 या 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। तो अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ, ठीक है, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उस टारगेट को आप यूज करो कि भाई मैं सुबह मान लो उठूंगा, मान लो आप अपना टाइम टेबल को सेट करो। आपने अपना टाइम टेबल सेट किया, अब तो गर्मी के दिन आ गए, कि भाई मैं 7 बजे उठूंगा सुबह में, 7 बजे सोकर उठो, 8 बजे तक आप फ्री हो जाओ, नहा धोकर आप 8 बजे फ्री हो जाओ। पहला राउंड लगाओ आप, फर्स्ट राउंड लगाओ आप 8 to 11 का, 3 घंटे का आप एक स्लॉट लो, 3 आवर का, 3 घंटे का एक स्लॉट पकड़कर एक रिवीजन मार डालो। 3 घंटे में मुझे सोम रिवाइज करना है तो करना है। 11 से 12, 11 to 12 एंजॉय करो, 11 से 12 एंजॉय करो, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, गाने सुनो, कोई मूवी देखो, कुछ भी करो। 11 से 12 आप एंजॉय करो। इस बीच में आप लंच कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। अगला राउंड लगाओ आप फिर 12 से 1, 2, 3, 12 से 3 का आप सेकेंड राउंड लगाओ। अगर आप फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप 12 से 3 का एक सेकेंड राउंड लगाओ। इसमें मान लो आपने स्ट्रक्चर पढ़ डाला, 3 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। 3 to 4, 4 घंटा आप सो जाओ, 4 घंटे का 3 से 4 आप क्या करो, 1 घंटा सो जाओ। मैं एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ आप लोगों का, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, जो टाइम टेबल मैं बना के दे रहा हूँ आपको, मैंने क्या कहा कि सुबह हम क्या करते हैं, 7 बजे उठो, पहली बात तो 7 बजे जाग जाओ, 7 से 8 बजे तक आप फ्री हो जाओ, नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके आप फ्री हो जाओ अपना, ठीक है। 8 से 11 एक स्लॉट बनाओ, फर्स्ट स्लॉट। मैं ऐसे ही करता था, स्लॉट्स में डिवाइड करता था पूरे टाइम को। फर्स्ट स्लॉट आपका ये बन गया फर्स्ट। फिर क्या करो, 11 से 12 मैंने कहा आप लंच करो और एंजॉय करो। इसमें आप लंच करो और एंजॉय करो, दिमाग को रेस्ट दो पूरा 1 घंटा। आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है वो चला लो, आप मूवी देख लो, कुछ भी कर लो। जॉब वालों के लिए भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। 11 से 12 आप ये करो, ठीक है। 1 घंटा आप अपने को एंजॉय दो, दिमाग पूरा रिलैक्स हो जाएगा। फिर 12 से 3 आपका क्या आ गया, ये सेकंड स्लॉट आ गया, सेकंड स्लॉट 3 घंटे का। इसमें आप सेकंड सब्जेक्ट डालो। 3 से 4 आप सो जाओ, 3 से 4 आप क्या करो, 1 घंटा सो जाओ। फिर आप 4 बजे उठो, और 4 से 7 फिर आपका ये आ गया तीसरा स्लॉट 3 घंटे का। फिर एक 3 3, और एग्जाम से पहले बेटा 3 3 घंटे के स्लॉट बनाने पड़ेंगे, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। 4 से 7 फिर आप 7 से 8 फिर आप एंजॉय करो। फिर आप क्या करो, दोबारा से एंजॉय करो, और इस बीच में डिनर कर लो। और जब डिनर करो ना तो कोई मूवी देख लो, मतलब जब खाना खा रहे हो ना, यहाँ पे लंच कर रहे हो, यहाँ पे डिनर कर रहे हो, तो कोई मूवी देख लो, कोई कुछ भी आपको अच्छा लगता है एंटरटेनिंग, वो आप कर लो। आप एंजॉय करो 8 बजे तक। और 8 से 11, 8 to 11 फिर आपका आ गया चौथा स्लॉट। 4 स्लॉट हो गए। 11 बजे चद्दर तानो और सो जाओ। 11 बजे आप सो जाओ, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो,
अभी हम 11 to 12 में 11 to 12 में एक फाइनल रिवीजन रखो। 11 to 12 में फाइनल रिवीजन का मतलब क्या होता है, आप देखो आज मैंने क्या क्या पढ़ा। 8 से 11 में मैंने क्या पढ़ा था, 12 से 3 में मैंने क्या पढ़ा था, 4 से 7 में मैंने क्या पढ़ा था, 8 से 11 में मैंने क्या पढ़ा था, 11 से 12 रिवीजन। तो देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13 घंटा। आप इस तरीके से चलोगे तो 13 आवर्स आप अपने डे में स्टडी के लिए निकाल सकते हो, 13 घंटे। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पर थक नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा फुल रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर 1 घंटा सो जा रहे हो, फिर यहाँ पर 1 घंटा आपको प्रॉपर आराम मिल रहा है। आपको जिस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करो। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी ना रिजिड नहीं होता, नहीं सर ने 8 से 11 बोला था 3 घंटा, ठीक है, आपको नहाने में ज़्यादा टाइम लग गया, मान लो यहाँ पर अरे 8 से 11 हमने स्लॉट बनाया है, याद रखिएगा ये हमने स्लॉट्स बनाए हैं क्या, 8 से 11, 12 से 3, 4 से 7, 8 से 11 और 11 से 12। अब ऐसा हो सकता है कि 12 से आप 4 बजे, जब आपने 3 से 4 हम जब सोने गए तो मन क्या थोड़ा सा और सोने का, तो आप 5 बजे उठे, तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे पढ़ने बैठ जाओ। आपका ये फिक्स होना चाहिए कि 8 से 11 में मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, 12 से 3 में मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 से 7 में मुझे तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 से 11 में मुझे चौथा सब्जेक्ट पढ़ना है, और 11 से 12 में मुझे क्या करना है, पूरे दिन भर में जो मैंने पढ़ा उसको एक नज़र देखना है, रिवाइज करना है कि मैंने आज करा क्या, आखिरकार रिव्यू लेना है, ये करना है। अब 8 से 11 3 घंटे में जरूरी नहीं आप 3 ही घंटा पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, आप आधा घंटा पढ़ो, आप 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन 8 से 11 के बीच में आप पढ़ो। 12 से 3 में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़ना है आप पढ़ो। 4 से 7 में आप जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी शिफ्ट बना के पढ़ो, और टारगेट सेट करो कि 8 से 11 में मुझे कैसे भी करके पूरा सोम रिवाइज करना है, तो करो, फॉर्मूले करो, लिख लिख कर देखो, फॉर्मूले लिख लिख कर देखो, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट लिख लिख कर देखो। 12 से 3 में स्ट्रक्चर है, आप उसके 2-4 क्वेश्चन कर सकते हो, इंडिटर्मिनेसी के क्वेश्चन कर लिए, ILT के क्वेश्चन कर लिए, ट्रस्ट के 2-4 क्वेश्चन लगा लिए। 4 से 7 में आप सॉइल रिवाइज कर लो, 8 से 11 में आप एनवायरमेंट रिवाइज कर लो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ये 100% वर्केबल है, आप वर्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आप 12 से 7 बजे तक सो रहे हो, 12 से 7 कितना हो गया, 7 घंटे की नींद आपको यहाँ मिल रही है, और 1 घंटे की नींद आपको दिन में मिल रही है। आप 8 घंटा दबा के मस्त सो रहे हो, नींद से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप 3 घंटा एंटरटेनमेंट भी कर लो, आपने उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आप बताओ और क्या चाहिए आप। लेकिन इसको आप फॉलो करो, सारा डर आपका निकल जाएगा, सारा डर आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं। आप इसको फॉलो कीजिए, और आज से ही फॉलो कीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्लास चल रही है, हमें ये पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, 12 से 3 वाले स्लॉट में आ गया ना, ये भी तो पढ़ाई हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो 12 से 3 के स्लॉट में आ गया, ये पढ़ो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरह से कीजिए, अगले 5 दिन इसको फॉलो कीजिए, 2 दिन में ही देखो आपका कॉन्फिडेंस, बल्कि 1 दिन में। कल आप इस टाइम टेबल को बनाओ, सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड करो कि आज रात में हर हाल में 12 बजे सो जाना है, 12 बजे के बाद नहीं जागना, चाहे कुछ भी हो। सुबह 7 बजे उठ के तैयार होकर 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 8 से 11 बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए, इसमें सोम खत्म करना है। और जरूरी नहीं, सोम जो भी तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको उठा लो, यहाँ पर उसको उठा लो, जो भी तुम्हारा मनपसंद सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करो, लेकिन 3 घंटे ही देना है, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगले 3 घंटे कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाना, यहाँ पर कोई एक दिन में 4 सब्जेक्ट रिवाइज रहेंगे तुम्हारे। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो यहाँ पर तुमने रिवाइज किया, यहाँ तुम्हारा खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या यहाँ खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इतने टाइम में कोई मैराथन रिवाइज कर डालो, कोई मैराथन रिवाइज कर डालो, आप ये कर सकते हो। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, यहाँ पर जॉब वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो है जॉब के साथ में, है ना, बट वही है कि जॉब अगर आपकी है तो हम मान लेते हैं कि आपकी जॉब जो है वो 10 to 5 की जॉब है। अब 10 to 5 की जॉब होती है तो बहुत लोगों के लिए ये 9 to 6 हो जाता है, क्योंकि आना जाना भी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सुबह का टाइम तो आपका ख़त्म ही है एक तरीके से। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस टाइम में टाइम चुराओ, ऑफिस टाइम में टाइम निकालो कैसे भी करके। अगर आप वहाँ पर बुक्स ले आकर पढ़ सकते हो, कोई टोकने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपना मोबाइल उठाओ, मोबाइल में जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक रखो, मोबाइल में जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक रखो, और पूरा दिन भर
जैसे बार बार लोग मोबाइल निकालते हैं ना, किसको फ़र्क पड़ रहा है, उसमें अपना उसके जीके पब्लिकेशन के जो है वो पन्ने पलटते रहो, पन्ने पलटते रहो। 8 से 6 यही होता है। और नहीं तो एक हफ्ता है, कोई बहाना वहाना मार उड़ के अपना छुट्टी वुट्टी ले लो, ठीक है, छुट्टी वुट्टी ले लो। कोरोना का टेस्ट करा लो, कोरोना का टेस्ट करा लो, 50% को तो कोरोना आ ही जाएगा। कोरोना का टेस्ट करा लो, 50% को कोरोना आ जाएगा, ना होते हुए भी टेस्ट में बता रहा हूँ आपको, नहीं करके देख लेना और रिपोर्ट लगा दो जी कोरोना है, मैं क्या हो रहा हूँ, सेल्फ क्वारंटाइन हो रहा हूँ, ठीक है, क्वारंटाइन हो रहा हूँ। खुद ही बोल दे कि भैया अब 1 महीने तक मत आना, ठीक है। नकली प्लास्टर चढ़वा लो कहीं जाके पैर पे, ठीक है, सब हो जाता है। मेडिकल लगा दो, करना पड़ेगा एग्जाम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 दिन की सैलरी काट लेंगे। पॉजिटिव आ गया था एग्जाम में, किसको पता कि तुम, किसको पता कि आप एग्जाम देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो। कौन सा घर के आगे पुलिस वाले खड़े हैं, घर के आगे पुलिस वाले थोड़ी ना खड़े हैं, आप क्वारंटाइन हो और ना आपके माथे पे स्टाम्प लग रही है। टेस्ट करवाया, रिपोर्ट तो आप तक ही रहेगी ना। और एग्जाम दे सकते हैं, आपके बैठने की व्यवस्था अलग होगी, वो भी अलग, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है तो, ठीक है। चलो खैर इसको ख़त्म करते हैं, आगे बहुत हो गई बातें। अब देखो भैया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताते रहना, क्या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताने की जरूरत है कि अगर हम लोग लिखते हैं M20, तो M20 में M क्या होता है, मिक्स होता है, 20 क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 5% से ज़्यादा सैंपल फेल नहीं होने चाहिए। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा होती है। ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेबोरेटरी में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, कंप्रेशन टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट और स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया था। अब देखो ये जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक सही है, आप सोचिए कितना सही इन्होंने कंटेंट आपको बनाकर दिया है। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट अप टू 38 mm यूज करते हैं, लेकिन मेनली 25 mm का, 20 mm का गिट्टी होती है। साइज ऑफ क्यूब 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब यूज करते हैं। सिलेंडर अगर यूज करोगे तो 150 300 mm का होता है, ये याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करें। क्यूब साइज आपसे पूछता है, सिलेंडर का हाइट जो होती है वो 300 mm और डायमीटर 150 होता है, 150 होता है। क्यूब माउल, अच्छा ये भी हमारे समाज की बड़ी वो है कि आप मोबाइल दिन में 50 बार निकालोगे ना तो कोई आपको नहीं टोकेगा ऑफिस में, और आप अभी किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ तो अच्छा पढ़ाई हो रही है, काम मन नहीं करोगे। क्यूब को 3 लेयर में फिल करते हैं, 35 टाइम्स पर लेयर विद टेम्परिंग रॉड ऑफ 16 mm डायमीटर 600। ये डाउटफुल डेटा होता है, 35 या 25 बार होता है ज्यादातर, बट कोई आपसे नहीं पूछेगा कितनी बार करना है। टेम्परेचर का डेटा आपने याद रखना है, 27 प्लस माइनस डिग्री सेल्सियस, 90% ह्यूमिडिटी, 24 प्लस माइनस हाफ आवर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर 7 दिन के लिए इसको क्या कर देते हैं, पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। उनको याद करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो। रेट ऑफ लोडिंग 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सर ये 150 mm का और 7.5 mm नहीं होता बालक, 7.56 सेंटीमीटर होता है, 7.606 सेंटीमीटर होता है, वो सीमेंट के क्यूब में होता है, समझ गए सौरभ, वो सीमेंट के क्यूब में होता है, ठीक है। अब क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है वो 1.25 टाइम्स होती है सिलेंडर स्ट्रेंथ के, उल्टा कर दो, सिलेंडर स्ट्रेंथ जो होती है वो 0. यानी कि अगर आप लोग सिलेंडर को मेजर करोगे, अगर आप सिलेंडर पर टेस्ट करोगे तो जो सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ दोनों तरीके से पूछ सकता है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। देन फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें ये पूछता है सैंपल का साइज, माउल्ड का साइज पूछता है, तो 150 गुना 150 गुना 700 mm का बीम यूज करते हैं। कितने की यूज करते हैं, 150 गुना 150 गुना 700 mm की यूज करते हैं बीम। ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना
थ्योरी पढ़ते समय इस माइंडसेट के साथ पढ़ा करो कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यूज हो रहा है ना, डायरेक्टली यूज हो रहा है ना। आज शायद रात में आपकी एक क्लास हो, मैं केमिस्ट्री के साथ साइंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अगले 2-3 दिन, तो आज हो सकता है रात में क्लास हो 10 बजे, ठीक है, जिसमें मैं साइंस के क्वेश्चन आपको कराऊं। चलिए, तो ये आपके पास सैंपल है, इसमें मॉड्यूलस और रप्चर आपसे पूछ लेता है, तो आपने पहले वाला फॉर्मूला याद रखना, PL/BD², ठीक है, जब सपोर्ट से क्रैक डिस्टेंस 200 mm से ज्यादा होती है, ये याद कर लेना, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, बस साइज याद कर लेना, उतना ही काफी है। कभी कभी 150 गुना 150 गुना 700 की जगह 100 गुना 100 गुना 500 भी यूज कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये टेंशन कैपेसिटी के लिए होता है। तो जैसे आप लोगों ने कभी अमरूद खाया है, तो हम लोग अमरूद जो होता है गुआवा आपका, उसको काटने के लिए चाकू नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, तो दबाने से अमरूद क्या होता है, 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो वैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर को जब हम लोग कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो इस वाले डायामीटर पर कैसी स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव, लेकिन जो वर्टिकल डायामीटर है इस पर कैसी स्ट्रेस आती है, टेंसाइल, टेंसाइल, ठीक है। तो यहां पर जो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछता है ये होता है 2p/πdl, और कंप्रेसिव का होता है -6p/πdl, ठीक है। तो ये टेंसाइल पूछ लेता है, फॉर्मूला भी पूछ लेता है 2p/πdl, और आपसे ये इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा छोटा मोटा, तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सबसे पहला साइज ऑफ स्पेसिमेन, 0.67 FC के इसलिए लेते थे, स्ट्रेस सिचुएशन, मॉइस्चर, एयर वॉइड, रेट ऑफ लोडिंग, एज ऑफ सीमेंट, सब बताने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है। सीमेंट एग्रीगेट रेशो, टाइप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है, इन सब पर क्या करेगा, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी, कंक्रीट को आप कितना इजीली यूज कर सकते हो, कितना इजीली यूज कर सकते हो, वही वर्केबिलिटी है ना। तो कंक्रीट में अगर पानी ज्यादा होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको प्लेस करना, कॉम्पैक्ट करना आसान हो जाता है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन। तो फुल कॉम्पैक्शन जितना आसानी से हो सकता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, कंक्रीट वर्केबल होती है, वर्केबल होती है। दूसरा, इसी की दूसरी डेफिनेशन है सिंपल वाली, इट इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड 100% विद रिगार्ड टू मोड ऑफ कॉम्पैक्शन एंड प्लेस ऑफ डिपोजिशन। हाँ, बस सिंपल सा इतना ही। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जितना ज्यादा होता है वर्केबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, लेकिन याद रखना स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, लो एग्रीगेट सीमेंट रेशो, लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशो, मोर इट विल बी वर्केबल। साइज ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करेगा, बड़ा साइज होगा तो मोर वर्केबल, क्योंकि साइज ज्यादा होने से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया याद रखिएगा, जब भी कंपेयर करेंगे ना इस तरीके से, तो सेम वाटर सीमेंट रेशियो या सेम सीमेंट पेस्ट के लिए होगा। शेप ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करेगा, राउंडेड की वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्यूबिकल की और आपकी जो एंगुलर है उनकी कम होगी। सरफेस टेक्सचर रफ होगा तो कम होगी, स्मूथ होगा तो ज्यादा होगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर हर तरह के पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल के साथ छोटे पार्टिकल भी हैं, तो ज्यादा वर्केबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फाइन पार्टिकल वर्केबिलिटी बढ़ा देते हैं। एड मिक्सचर, एयर एंटेनिंग मिक्सचर होते हैं तो इनसे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए सिलम टेस्ट, कितनी बार ना जाने, सिलम टेस्ट का केवल यही पूछा गया है कि डायमेंशन, तो 100 300 200 या 100 200 300, 100 ऊपरी डायमीटर, 200 नीचे का डायमीटर, 300 हाइट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डायमेंशन ऑफ माउल्ट, इसमें 4 लेयर ही होती है, जनरली 3 लेयर भरते हैं, बट यहाँ पर 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले तो 25 स्ट्रोक पर लेयर लगाते हैं। फिर सिलम टेस्ट के लिए होता है क्या, इस कोन में आपको मालूम है कंक्रीट को भर देते हैं। इनिशियल हाइट 300 mm होती है, 30 सेंटीमीटर, जैसी इसको हटाएंगे कंक्रीट इस तरीके से ढह जाएगी, तो फाइनल हाइट जो है वो मेजर कर लेंगे, तो इनिशियल और फाइनल हाइट का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, आपका सिलम्प होता है। यही आपका क्या होता है, सिलम्प होता है, ठीक है। ये टेबल भैया रट्टा मारो, सवाल करो, जैसे भी करो, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आता है,
रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 40 सिलम चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा सिलम उतनी ज़्यादा वर्केबल। बीम और स्लैब के लिए 50 से 100 होती है। नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए 80 से 150 होती है। मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 होती है। मास कंक्रीटिंग के लिए कम रखते हैं। वाइब्रेशन के लिए 10 से 25 होती है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी की जरूरत नहीं है। इम्परमेबल वर्क के लिए 75 टू 120 होती है। और एक होता है पंपेबल कंक्रीट। पंपेबल के लिए जो होती है वो होती है 150 टू 175, बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है। देन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में क्या करते हैं, इस तरह से ये होता है ना, पहले क्या करते हैं, कंक्रीट को उठाते हैं और जो तसला होता है उसमें भरते हैं, फिर तसले से वहां जाके पटकते हैं, तो उसमें कुछ कॉम्पैक्शन हो जाता है।